नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी विश्व भूगोल की क्लासेस में। हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला में ये हमारा अगला टॉपिक है और जिसका नाम क्या है, चट्टान। आज देखिए हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक पहला टॉपिक है हमारा चट्टानें और दूसरा टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चट्टान को। सबसे पहले चट्टानों के बारे में जानेंगे और जस्ट उसके बाद हम जानेंगे ज्वालामुखी किस तरीके से आते हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं और कितनी तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, चट्टान। तो देखो चट्टान होती क्या है, सिंपली आपको समझना है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। कोई भी पृथ्वी का ऐसा भाग जो क्या हो, कठोर हो, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत है उसकी मूलभूत इकाइयाँ क्या है, ये चट्टानें ही उसकी मूलभूत इकाइयाँ हैं। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस तरीके से ये बनती हैं। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, बनना, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना। उसके आधार पर कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप क्या है इनका, पहला टाइप है आपका आग्नेय चट्टानें। क्या है, आग्नेय चट्टानें। ये आपको दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके की चट्टान होती है। यह चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। यह चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। और इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डोराइट, गैब्रो। तो ठीक है, ये इतने इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। साथ में देखो ये 2 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक हो गया मैग्मा और एक हो गया लावा। इन दोनों वर्ड को आप समझ लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया हम जस्ट इससे आगे में भी पढ़ेंगे, क्या होता है उसमें कि पृथ्वी से एक तरल पदार्थ क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो जब ये तरल पदार्थ क्या रहता है, ज्वालामुखी के अंदर रहता है, यानी पृथ्वी की सतह के अंदर रहता है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, मैग्मा बोला जाता है। और जैसे ही ये पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है तो इसका नाम दे दिया जाता है क्या, लावा। दोनों होते एक ही हैं, सिर्फ किसका अंतर है कि इनकी उपस्थिति कहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है, और बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। देखिए आगे क्या है, आग्नेय चट्टानें, जो ये इग्नियस रॉक हैं, स्थूल चट्टानें हैं, परत रहित हैं, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित हैं। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कैसी हैं ये, स्थूल परत रहित हैं। परत रहित का मतलब ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब इनमें परतें नहीं होती हैं। अगर आप इनकी एक ब्लॉक निकालेंगे तो उसकी पूरे की संरचना अगर इस प्रकार की है तो वो सारे में इसी तरीके से होगी, उसमें कोई भी ऐसे ऐसे परतें नहीं होंगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक बोला जाता है। फिर अगर आगे क्या बोल रहा है, कठोर संघनन, मतलब इनमें जो संघनन होता है ये आसपास, इनके अणु बिल्कुल आसपास होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा एक पॉइंट लिखा हुआ है, जीवाश्म रहित। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक सहित और एक रहित। रहित का मतलब ना होना और सहित का मतलब उसके साथ होना। तो यहाँ पे लिखा है जीवाश्म रहित, यानी इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। जीवाश्म नहीं होने का मतलब क्या है, इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, जैसे कोयला, खनिज, या फिर क्या हो गया आपके ये जिस तरीके से पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, तो ये इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो जीवाश्मों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, खनिज तो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या, जो जीवाश्मों से, जैसे क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, या फिर कोई सड़े गले जानवर हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टानें होती हैं। अब ये संपन्न क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से खनिज अयस्क निकाले जाते हैं। अब देखो वही लिखा हुआ आगे, इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, लोहा, प्लेटिनम, ये सारे जो भी खनिज हैं ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, इन चट्टानों में बहुतायत मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टानें हैं।
ठीक है। अब ये देखो कोरडमा क्या है, झारखंड में एक स्थान है जहाँ सर क्या होता है, अभ्रक निकाला जाता है और वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अभ्रक उत्पादन में भारत का कैसा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेंगे। आग्नेय चट्टानी पिंड, जो मतलब इग्नियस रॉक के जो बॉडीज़ हैं या फिर जो ब्लॉक्स हैं इसके, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्मा में ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनाते हैं। मतलब ठोस, जब मैग्मा ठोस हो जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनाते हैं। इनका नामकरण इनके आकार के रूप में, इनकी स्थिति के रूप में, आसपास पाए जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। मतलब जो ये पिंड बनेंगे इनका जो नामकरण होगा वो इनके आकार के आधार पर, इनके रूप के आधार पर, इनकी स्थिति के आधार पर और आसपास किस प्रकार की चट्टानें हैं उनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों के आधार पर किया जाता है। मतलब जो ज़्यादातर चट्टानी पिंड हैं उनका नामकरण किसके बेसिस पर होता है, तो देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के आधार पर। अंतर्वेदी का मतलब क्या है, जो आंतरिक, मतलब जैसे पृथ्वी की सतह के आंतरिक अंदर वाले हिस्से में किस तरीके की उनका रूप बनता है उसके आधार पर उनका नाम दिया जाता है। सपोज करो ये जीएल है, जीएल का मतलब ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे किस प्रकार की चट्टाने पिंड पाए जाते हैं तो उनके आधार पर इसका नाम किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि आग्नेय चट्टान का कायांतरित चट्टान में रूपांतरण। आग्नेय चट्टान का कायांतरित चट्टान में रूपांतरण एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो आपकी इग्नियस रॉक है, कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है, उसमें क्या होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, या फिर कायांतरण भी बोलते हैं, रूपांतरण भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ऐसा होता है जब ये पृथ्वी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो रूपांतरित होकर दूसरी चट्टानों में बदल जाती हैं। तो ये नाम आपको याद रखने, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है, नीज में बदल जाता है। साइनाइट किस में बदल जाता है, साइनाइट नीज में बदल जाता है। गैब्रो किस में बदल जाता है, सरपेटाइन में बदल जाता है। बेसाल्ट किस में, सिस्ट में। बिटुमिनस कोयला किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 के 5 एग्जाम्पल, ये आपको याद रखने हैं। किस वजह से याद रखने हैं कि जो इग्नियस रॉक है यानी आग्नेय चट्टान है, अगर वो बहुत अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के अंडर रहती है तो वो किस में बदल जाती है, ग्रेनाइट नीज में बदल जाता है। और जो नीचे ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं इनको भी आपको याद रखना है। अभी हम जानेंगे कि ये रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें किस तरीके से बनती है, तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी हमने आकृतियों की बात करी थी कि कुछ आकृतियाँ क्या होती हैं, लावा की वजह से जो अंतर्वेधी जो प्रक्रियाएँ हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो कुछ के मैं यहाँ पर नाम लूँगा और कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, तो कुछ आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें किसका नाम है, ये है बैथोलिथ। क्या है, बैथोलिथ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, बैथोलिथ दिखा रहा है। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेधी चट्टानों से मिलकर बनता है। ठीक है, यह एक पातालीय पिंड होता है। अब देखो जैसे मैंने आपसे बताया ये क्या है, पृथ्वी के सतह से अंदर ये बनते हैं और इसको क्या बोला जाता है, बैथोलिथ बोला जाता है। दूसरा ये सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना है, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है कि ये सबसे बड़ा है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। मतलब कि भाई इसमें गुंबद का आकार होता है और किनारे जो हैं वो इसके खड़े रहते हैं इस तरीके से, और इस तरीके का ये होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है, मतलब गुंबद के आकार का तो है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें परवलयाकार हो, इस तरीके से ये हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
यह मूलतः ग्रेनाइट का बना होता है। और किस चीज़ का बना होता है? ये ग्रेनाइट का बना होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, कभी कभी आपसे बोल सकता है कि बैथोलिथ कहाँ का उदाहरण है। तो देखो यूएसए का यानी यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो कितना बड़ा है, 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। आप जान सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ क्या है? इडाहो से भी बड़ा है, मतलब इससे भी बड़ा कहाँ का है? कनाडा का। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका के दोनों इलाके हैं, मतलब कनाडा और यूएसए, वहाँ पे बैथोलिथ क्या है? बहुत बड़े बड़े आकार के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है कि बैथोलिथ किस आकार का होता है? गुंबद के आकार का होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए और कनाडा में। ठीक है, बड़े आकार के यहाँ पे पाए जाते हैं, और भी जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, इससे अगला पॉइंट क्या है? स्टॉक। ठीक है, ये भी क्या है? देखो छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। बिल्कुल वही है, लेकिन ये कैसे होंगे? छोटे आकार के होंगे। और इसका ऊपरी भाग कैसा होगा? गोलाकार गुंबदनुमा होता है। मतलब जैसे उसका तो विषम था, गुंबदनुमा तो उसका भी था, लेकिन उसका विषम था, इसका विषम नहीं होता है। किस आकार का होता है? गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि बैथोलिथ का जो छोटा आकार है उसी को ही क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है क्या हमारा? लैकोलिथ। क्या है? लैकोलिथ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदनुमा रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कैसे होता है। देखो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से बनकर आता है। ठीक है, और क्या होता है? पृथ्वी की संरचना कैसी है? प्लेटों से मिलकर बनी है, जैसे हमने पिछली कक्षा में ही जाना था। अब क्या हो रहा है? जैसे कोई ऐसी चट्टान बीच में आ जाती है, लेकिन नीचे से क्या कर रहा है? जोर से क्या कौन धक्का दे रहा है? जोर से ऊपर कौन उठ रहा है? लावा उठ रहा है, यानी मैग्मा उठ रहा है। मैग्मा क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि अभी ये पृथ्वी के तल से नीचे ही है। अब क्या करेगा? ये ऊपर वाली परत को ऊपर उठा देगा इस तरीके से। कैसे उठा देगा? देखो थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। ये है, और कोई चट्टान ऐसे है, इसमें लावा ऐसे आएगा नीचे से, और ये इस पर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा ऐसे, तो ये गुंबद आकार में इसको ऐसे कर देगा। अब क्या करेगा? जो यहाँ पे स्पेस बना है यहाँ पर, ये ऐसे जमा हो जाएगा। और सपोज करो अब ज्वालामुखी क्या हो गया? शांत हो गया, तो ये यहीं पर जम जाएगा। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम? लैकोलिथ बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या है? मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। तो आपने देखा कि छतरीनुमा तो बन ही गया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज्वालामुखी जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भाग में ही आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनके उदाहरण भी कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे। तो अभी आपने देखा कि बैथोलिथ जो है वो कहाँ पर मिल रहा था? यूएसए में मिल रहा था। और ये भी दिखा रहे हैं, देखो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग। आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका का जो आपका महाद्वीप है उसकी आकृति कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये इस तरीके की, यहाँ मैक्सिको है, यहाँ पर यूएसए है, और यहाँ पर क्या है? कनाडा है। ठीक है, यहाँ पे यूएसए है। तो ये वाला जो इलाका है पश्चिमी इलाके में यहाँ पर क्या है? इसका कैलिफोर्निया है। कौन सा राज्य है यहाँ पर? कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या आते हैं? भूकंप भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पर है। ठीक है, अब देखो आपने अभी देखा कि लैकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी रूप है। मतलब क्या है कि ज्वालामुखी पर्वत जिस तरीके से बाहर की तरफ पृथ्वी तल से बाहर की तरफ, ये पृथ्वी तल है, बाहर की तरफ बनता है, इसी तरीके से अगर पृथ्वी की सतह के अंदर ये बन जाए तो उसी को ही लैकोलिथ कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? लैपोलिथ। क्या है? लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण कर ले तो इसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। तो देखो अमेरिका ही आया यहाँ पर भी, और कैसा अमेरिका आया? दक्षिणी अमेरिका आ गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तस्त्रीनुमा आकार मतलब एक
प्लेट की तरीके का आकार, तस्तरी की तरीके का आकार बनाता है, इस तरीके की प्लेट की तरह आकार बनाता है। अगला है फेकोलिथ। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मैग्मा की आकृति कैसी हो, लहरदार आकृति में जमे तो उसे फेकोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दो लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, उसके बाद देखो सिल आपको ध्यान रखना है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाली सिल को शीट कहते हैं। अब शीट क्यों कह रहे भाई, देखो कोई चीज़ मोटी है तो उसको शीट थोड़ी बोल सकते हैं। अब वो 1 मीटर से अगर कम होगी इसकी चौड़ाई तो हम बोल सकते हैं एक चादर की तरीके से, भाई एक शीट की तरीके से है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, शीट बोल देते हैं। और ये उदाहरण आपको देखो हम कहाँ का उदाहरण दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदाहरण हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका क्या मिलता है, छोटा नागपुर का पठार जहाँ पर मिलता है आपको, जो पठारी एरिया है भारत का, मध्य उच्च भूमि जो है उसके आसपास का इलाका जो है वहाँ पर ये मिलता है आपको। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा एक बार और याद रख लो, देखो क्या होता है, जो पृथ्वी जो है वो एक प्लेटों के रूप में है। कैसे है, प्लेटों के रूप में है। तो देख लेंगे थोड़ा सा इसको, सपोज करो ये यहाँ पर ऊपर से ऐसे बंद है और नीचे से मैग्मा ऐसे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये परतें हैं इस तरीके से। अब ये परतों में ऐसे फैल जा रहा है, इधर से इधर, ये इधर की परतों में फैल जा रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मैग्मा ऐसे जम जा रहा है। तो अगर ये मैग्मा इस तरीके से जम जा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको हम बोल देंगे सिल। और अगर इसकी जो चौड़ाई है वो कितने से कम होगी, 1 मीटर से कम होगी तो क्या बोल देंगे उसको बोल देंगे हम शीट। ठीक है, अब दूसरा अगला पॉइंट है हमारा डाइक। ठीक है, अब डाइक क्या है, अभी तो ये इस तरीके से फैल रहा था, मतलब क्षैतिज दिशा में फैल रहा था। अगर मैग्मा इसी तरीके से, जैसे अभी ऊपर चढ़ रहा था मैग्मा, ये दरार हो गई आपकी इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से दरार है और ये इस तरीके से यहाँ पर मैग्मा ऊपर चढ़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये यहीं पर जम जाए, इसी तरह के लंबवत ही जम जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, डाइक बोल देते हैं। लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभू जिले में अनेक डाइक देखने को मिलते हैं। तो अपना जो झारखंड वाला इलाका है वहाँ पे आपको ऐसी डाइक देखने को मिलते हैं। तो देखो ये जो अभी तक हमने बात करी, ये हमारा पहला पार्ट था किसका, चट्टानों का। और चट्टानों में पहला पार्ट किस चीज़ का था, आग्नेय चट्टानों का। हमने सबसे पहले देखा था चट्टानें कितनी तरीके की हैं, चट्टानें 3 तरीके की हैं। ये दूसरी चट्टान है हमारी, और ये कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा इसको व्यवहारिक भी समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में देखो ये तो पता नहीं कैसी कैसी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको व्यवहारिक थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे कोई चट्टानें हैं, मतलब आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं तो क्या होता है, वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन का मतलब अपक्षय के कारण, किसके कारण, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब क्या होता है, अभी बता देते हैं। देखो जैसे क्या हो रहा है कि आंधी चल रही है, यानी पवन चल रही है। ठीक है, या फिर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की चट्टान है, उन पर क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है और उनसे क्या होता है, उनसे उन चट्टानों का ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है, उनका विघटन होता है, जिस कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो चट्टानें क्या होती हैं, घटित होती रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो अवसाद जो होता है वो कहीं और जगह पर जाकर जम जाता है और ये सब जमने की प्रक्रिया से नई चट्टानों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं चट्टानों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जो डेफिनेशन थी वो यही था कि प्रकृति के कारकों द्वारा, और प्रकृति के कौन से कारक, जो मैंने अभी बताए जितने भी हैं भाई, हिमानी हैं, मतलब क्या है, आपके जो हिमखंड हैं उनके
खिसकने के कारण हो रहा है, वर्षा के कारण हो रहा है, अगर क्या बोलते हैं कहीं पर भूकंप आ रहा है उसके कारण हो रहा है, या वर्षा हो रही है उसके कारण हो रहा है, तो छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, किसी नए स्थान पर जमा हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है, दबाव तथा रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से द्वारा जो परतें निर्मित होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे ये बहुला गलत लिखा हुआ, ये होता है बलुआ, बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुई मिट्टी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, बलुई मिट्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें बालू की अधिकता होती है, मतलब रेत की अधिकता होती है। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, ठीक है, नमक की चट्टानें, शेलखरी आदि, तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, आपके सेडिमेंट्री रॉक के। अब देखो जिस तरीके से आग्नेय चट्टानें कायांतरित चट्टानों में बदल रही थी, इसी तरीके से आपका क्या बदलती हैं, अवसादी चट्टानें भी बदलती हैं। तो इसमें आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बलुआ पत्थर और एक चूना पत्थर। चूना पत्थर किस में बदलता है, संगमरमर में बदलता है। आपको पता होगा कि ताजमहल किससे मिलकर बना है, संगमरमर से मिलकर बना है। लिग्नाइट कोयला जो है वो कैसा बन जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला बन जाता है। कैसा बन जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला बन जाता है। ठीक है, सेल क्या बन जाती है, स्लेट बन जाती है। बलुआ पत्थर क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। तो ये आपको उदाहरण याद रखने हैं कि अगर अवसादी चट्टानों पर कायांतरित एक्शन होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो कैसी बदल जाती हैं, इन नई चट्टानों के रूप में वो बदल जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला कैरेक्टर क्या है अवसादी चट्टानों का, तो अवसादी चट्टानों के बारे में अगला कैरेक्टर आपको दिख रहा है कि ये चट्टानें कैसी होती हैं, परतदार होती हैं, मतलब स्ट्रेटिफाइड होती हैं। आपने देखा होगा जैसे आप सिलबट्टा लाते हैं या फिर कोई पत्थर लाते हैं, कुछ जो पहाड़ी इलाकों में पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, नदी घाटियों में जो पत्थर पाए जाते हैं उनमें परत होती हैं और वो बड़ी जल्दी टूट भी जाते हैं। आपने देखा होगा परत आसानी से निकल जाती है उनकी, उनमें बहुत सारी परत इस तरीके से पाई जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जिनमें भी ये परत पाई जाती हैं, यानी जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं वो परत वाली होती हैं, परतदार होती हैं। ठीक है, इनमें वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अब जीवाश्म तो पाया ही जाएगा भाई, धीरे धीरे कुछ यहाँ पे अवसाद जमा हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो गया, किसी जानवर की डेड बॉडी आ गई या फिर कोई पेड़ पौधे आ गए, फिर दोबारा से नदी के द्वारा कोई अवसाद लिया है उसके ऊपर वो जमा हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में ये जीवाश्म आ गया है। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया से क्या होगा, ये जीवाश्म ईंधन में बदल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है और दूसरा ये परतदार भी होता है, यानी स्ट्रेटिफाइड भी होता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। अब चट्टान तो पाई जाती है क्योंकि यहाँ से चूना पत्थर मिल रहा है, ठीक है, तो सीमेंट बनाने की क्या मिलेगी, चट्टानें तो पाई जाएंगी। अगला क्या है, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब खनिज तेल क्यों मिल रहा है, पेट्रोलियम क्यों मिल रहा है, जब भी मैंने बताया अभी कि जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अप्रवेशीय चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेशीय सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो, अप्रवेश का मतलब होता है इम्परमिएबल, मतलब उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। अब एक अगला क्या है, ये है प्रवेशीय। प्रवेशीय का मतलब जिसके अंदर प्रवेश हो सकता है। तो देखो कुछ परत ऐसी होती हैं जिनके अंदर पानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, तो ये हो गई अप्रवेशीय परत, और नीचे भी अप्रवेशीय परत हो गई ये। ठीक है, यानी इसको क्या बोल देंगे हम, इम्परमिएबल लेयर बोल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, आपको प्रवेशीय पाई जा रही है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, पानी या फिर कोई भी ऐसी चीज़, लिक्विड जैसी चीज़ यहाँ पर आ सकती है। तो क्या होगा, जैसे ये जीवाश्म है तो धीरे धीरे इनसे जो खनिज तेल होगा वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, इस जगह पर इस तरीके से जमा हो जाएगा। अब ये जमा हो जाएगा तो ये अनुकूल स्थिति पैदा हो गई इसकी, किसके लिए, खनिज तेल के लिए। क्यों अनुकूल स्थिति पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा, और इस तेल को रखने के लिए यहाँ पर स्थान भी मिल जाता है। इस वजह से क्या होता है, खनिज तेल के लिए ये क्या है, अनुकूल स्थिति है। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बोरवेल लगा के इसको बाहर निकाल लेंगे तेल को। ठीक है,
यहाँ पे शोधनशाला लगा लेंगे कोई, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं इस तेल को। ठीक है, इतना ही, बस इतना ही जाने आप लोग इसके बारे में, वैसे तो कितना भी डिटेल में इसको कवर कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या है, दामोदर महानदी गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि नदियां सब अवसाद लेके आ रही हैं अपने साथ और वो जमा कर रही हैं अपनी घाटियों में। इस तरीके से नदी बह के आ रही हैं, अवसाद जमा कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, और ये कौन कौन सी नदी है, दामोदर महानदी गोदावरी नदी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नदी भारत के कौन से तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि ये कहाँ पर मुहाना बनाती हैं। अभी आपके लिए ये है कि इनकी घाटियों में, इनके बेसिनों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। तो देखो लाल किला लाल रंग का आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, और दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला क्या है, आपने देखा होगा चट्टान से मिलकर बना है। तो इस बलुआ पत्थर से, और बलुआ पत्थर कैसा है, अवसादी चट्टानें हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आ गया कि लाल किला किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अवसादी चट्टान से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब अगली लास्ट जो हमारी चट्टान है वो कौन सी है, कायांतरित चट्टान। कौन सी है, कायांतरित चट्टान। इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रोग बोलते हैं। और किस एक्शन के कारण ये ऐसा होता है, कौन सी प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है, मेटामॉर्फिज्म के कारण ऐसा होता है, कायांतरण की वजह से ऐसा होता है। अब देखो क्या होता है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इन दोनों चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, और क्या पढ़ी हैं, आग्नेय चट्टान पढ़ी है और अवसादी चट्टान पढ़ी है, इन दोनों से ही इनका निर्माण होगा। लेकिन इनके लिए कैसी कंडीशन चाहिए कि वहाँ पे ताप अधिक होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए और रासायनिक क्रियाएं होनी चाहिए। रासायनिक क्रियाएं तो अपने आप होंगी, जब ताप ज़्यादा होता है तो आपको पता है ताप उत्प्रेरक का काम करता है, किसी भी रिएक्शन को जल्दी कर देता है। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। अभी अभी हमने बहुत सारी देखा कि आग्नेय चट्टानों से किस तरीके से चट्टानें बन जाती हैं, ग्रेनाइट से नीज किस तरीके से बनता है, या फिर चूना पत्थर से, ठीक है, संगमरमर किस तरीके से बनता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो और चट्टानें दी हैं, इनका नाम और याद रखना है। स्लेट किससे बनता है, फाइलाइट से बनता है, और फाइलाइट से फिर आगे क्या बन जाती है, शिस्ट बन जाता है। तो मैंने पीछे बताया था कि स्लेट से जो क्या बोलते हैं, स्लेट है आपकी, उससे क्या बनता है, सीधा शिस्ट बताया था। लेकिन इसमें दो प्रोसेस हैं, पहले क्या बनेगा, फाइलाइट बनेगा, और फिर फाइलाइट से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा क्या, ज्वालामुखी। तो ये हमारा है ज्वालामुखी। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक हो गया है ज्वालामुखी। ठीक है, अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपने थोड़ा सा आग्नेय चट्टान के बारे में, ज्वालामुखी का जिक्र थोड़ा ज़्यादा ही सुना होगा, क्योंकि उसमें जितनी भी क्या बन रही थी, अंतर्वेदी जितनी भी चट्टानें बन रही थी या चट्टानी पिंड बन रहे थे, जैसे लेकोलिथ था, बैथोलिथ था, ठीक है, सिल्ट था या शीट थी हमारी, तो सारी की सारी इसी से ही बन रही थी। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी होता क्या है, भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है। देखो ऐसा नहीं होता है कि आपने देखा होगा कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, पिक्चर्स का मतलब आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, अपनी किताबों में देखा होगा, या बुक्स जो आप पढ़ते हैं उनमें देखा होगा, या फिर आपने किसी वीडियो वगैरह में देखा होगा कि ज्वालामुखी इस तरीके से निकलता हुआ रहता है। इस तरीके से ये कोई ट्रायंगल शेप होती है और उसमें से इस तरीके से लावा निकलता रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ इसी तरीके की ज्वालामुखी की आकृति हो। ये सिंपल क्या हो सकता है, थोड़ा सा उठा हुआ भूभाग हो सकता है पृथ्वी की सतह पर, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। देखो ये इस तरीके से, और यहाँ से ज्वालामुखी का लावा निकल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पिक्चर्स में देखा है या फिर फ़ोटोज़ वगैरह में या बुक में देखा है कि इसकी एक ट्रायंगुलर शेप होती है और उसमें से ऐसे लावा बाहर निकलता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कुछ इसी तरीके से हो, सीधा आपको क्या पृथ्वी की सतह में कोई दरार दिख सकती है और उस दरार से क्या हो रहा होगा, लावा बाहर निकल रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, एक माइंड में इसका मैप बनाने के लिए कि किस तरीके से ज्वालामुखी होता है। ठीक है,
तो क्या होता है, ये प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, राख निकलती है। राख क्या होती है, आपके वायुमंडल में उड़ जाती है, जिस कारण आपने सुना भी होगा कि वायु मार्ग बाधित हो जाता है। अगर कहीं पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार कहीं पर होता है तो वायु जो मार्ग होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। बहुत सारी जो उड़ानें हो जाती हैं, आपने सुना होगा, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे सुना होगा कभी ना कभी कि वहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जिस कारण क्या हो रहा है, वहाँ की उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठंडा होने के बाद क्या बोलते हैं, इसको सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत होता है, वाष्प का होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कितनी देर इनमें से उद्गार हो रहा है उनको क्या बोलते हैं, उसके आधार पर ही हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि कितनी तरीके के ये होते हैं। तो ये कितनी तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इनका सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, मतलब जो अभी भी एक्टिव है। ठीक है, सक्रिय का मतलब जो अभी भी क्रिया कर रहा है। ठीक है, इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। इसका मतलब क्या है, इसमें से अक्सर, अधिकतर मतलब लगभग इसमें से उद्गार होता ही रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। कितनी है, लगभग 500 है। ये संख्या लगभग में रहती है हमेशा, किस में रहती है, लगभग में। कितनी है, और 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटेना तथा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें से ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगला क्या है, मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखो ये मैक्सिको कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें ज़्यादा। आपने देखा था ये कहाँ पर पाई जा रही थी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। अभी तक कितने बार हो चुका है, 40 से अधिक बार उद्गार इसमें हो चुका है। अब देखो अभी अभी हमने कुछ यहाँ पर बोला था, ये देखो अगली लाइन में वही पॉइंट आ गया है। स्ट्रोम्बोली क्या है, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है, लिपारी द्वीप। और ये लिपारी द्वीप कहाँ पर है, इटली में है। ठीक है, इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। जो गैस है वो जलती हुई गैस इसमें से बाहर निकलती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपने अगर विश्व का मैप देखा होगा तो इटली की स्थिति कैसी है, इटली के तीनों तरफ क्या है, ये इटली देश कुछ इस तरीके की इसकी संरचना इस तरीके से बाहर निकला हुआ है। ये भी प्रायद्वीप का ही भाग है एक तरीके से, क्योंकि तीन और क्या है इसमें, भूमध्य सागर है। तो इसके तीनों तरफ भूमध्य सागर है। इस कारण क्या होता है, भूमध्य सागर में प्रकाश प्रकाशित होता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, जिसको हमने क्या बोला, सक्रिय ज्वालामुखी बोला। अगला है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या बोला जाता है इसको, प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, डोर्मेंट वोल्केनो इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है। मतलब अगर अभी अभी देखें, पिछले कुछ टाइम में देखें तो इसमें उद्गार नहीं हुआ है अभी, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। अगर हम पिछले 10-20 सालों की वर्षों की बात करें तो इनमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। देखो ये पहला एग्जाम्पल है विसुवियस, या ये कहाँ पर है, भूमध्य सागर में ही है। ठीक है, क्राकाटोवा ये कहाँ है, सुंडा जल डब्रूमध्य में है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में है। और मेयन कहाँ पर है, फिलीपींस में है। ये दोनों देश किसके भाग हैं, ये वाले दोनों, जापान और फिलीपींस, ये दोनों एशिया के भाग हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब अगले ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये कैसा रहता है? शांत रहता है। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना तो कोई उद्गार हुआ है और ना ही उद्गार होने की संभावना हो, उन्हें क्या बोला जाता है? शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देवबंद। ये कहाँ है? ईरान में है। पोप कहाँ पर है? म्यांमार में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो है अफ्रीका में, और अफ्रीका में ही किलिमंजारो क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और लास्ट क्या है? चिम्बराजो। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और इसी कारण यहाँ पर भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने हमारी भूकंप वाली क्लास में देखा होगा। इसी कारण प्रशांत जो पेटी थी, प्रशांत महासागरीय पेटी, वहाँ पर क्या हो रहा था? भूकंप अधिक आ रहे थे, ठीक है। प्रशांत महासागर की परिमेलखा को अग्निय विलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। अग्नि विलय किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अग्निय विलय बोला जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। अब देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमने बात करी कि भाई प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है, और दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं सबसे ज़्यादा। ये इस वजह से है क्योंकि प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका महाद्वीप के मध्य है, और इसके तट जो होंगे वो एशिया के भी तट होंगे और अमेरिका के भी तट होंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एक तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये किसी भी सक्रिय ज्वालामुखी पेटी में नहीं आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये देखो कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है किसके बारे में, जो ये इसमें से लावा निकलता है किस किस तरीके का ये होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कौन सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन शांत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये गैसर है। गैसर क्या होता है इसको थोड़ा सा जानेंगे। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गैसर कहा जाता है। तो जो वाष्प निकलती है, अभी हमने बोला था सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस गैस का होता है? जल वाष्प का होता है। और जो जल निकलता है और वाष्प के जो कण निकलते हैं वो बहुत ऊंचाई तक फैल जाते हैं, उसी के हम क्या बोल देते हैं? गैसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम कुछ दे रखे हैं। ओल्ड फेथफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। प्रत्येक मिनट छोटी छोटी गैसें निकलती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी सी गैसें निकलती रहती हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा धुआंरे। क्या है? धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। मतलब जैसे किसी में ज्वालामुखी क्रिया हुई यानी उद्गार हुआ, अब और लावा उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसका प्रतीक हमें देखना है तो ये धुआंरे उसी का ही प्रतीक है। इसमें होता क्या है? इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफात्रा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। अब देखो अलास्का कहाँ पर है? अलास्का क्या है? आपने देखा होगा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पश्चिमी जो इलाका है वो क्या कहलाता है? जो आपका रशिया से थोड़ा सा टच होता है उसी को क्या बोला जाता है? अलास्का। तो वहीं पर क्या है? धुआंरों की घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धुआंरों की घाटी पाई जाती है। पहले ये अलास्का रशिया का पार्ट था, लेकिन रशिया ने इसको यूएसए को दे दिया था। तो ये बात भी कभी पूछ सकता है आपसे, इतिहास में पूछ सकता है या फिर किसी स्ट्रेटजी के में पूछ सकता है, ठीक है।
ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेटो की खाड़ी स्थित वाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन अलास्का के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो कटमई पर्वत है उसको हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है इतनी। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये 3 पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको आपको थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। कहाँ पर है? इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसकी राजधानी क्या है? क्वीटो। क्या राजधानी है इसकी? क्वीटो। क्योटो नहीं, क्योटो तो आपका कहाँ है? जापान में है। क्वीटो क्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये जो इसकी राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित राजधानी है। ठीक है, अब अगला क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल साल्डो। क्या है नाम? ओजस डेल साल्डो। एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली जो है, चिली देश जो है उसकी सीमा पर स्थित है, अर्जेंटीना और चिली की। ये भी दोनों कहाँ के देश हैं? ये भी दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल साल्डो। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो आपको देखो कुछ और याद ना आए तो ये इतना याद रखना कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो दक्षिणी अमेरिका के देश जो हैं वही इसके ऑप्शन में करेक्ट हो सकते हैं। दूसरे इनके जो नाम हैं वो याद रखना है। कोटापेक्सी आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापेक्सी। दूसरा, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एकांक गुआ है। क्या है? एकांक गुआ। और यही एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है, और एंडीज पर्वतमाला ही सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। तो इतनी बातें इस टॉपिक में हमने कवर कर ली हैं। मुझे लगता है अब आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। पहला टॉपिक हमने कवर करा था चट्टानें, पृथ्वी की भूगर्भिक चट्टानें कौन कौन सी हैं, और दूसरा पार्ट क्या करा हमने? ज्वालामुखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए नई नई वीडियो के तो आप क्या करें? बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।